पर्दों में बनी झिरी में से उसने भीतर झांका तो सुनिश्चित हुआ कि वो नेताजी के ऑफिस की ही खिड़की थी। उसने एक मंजिल नीचे और वहां से परे अपने बेडरूम की खिड़की की तरफ झांका और मन ही मन फासले का अंदाजा लगाया। फिर वो वापस फायर एस्केप पर पहुंच गई। सावधानी से वो एक मंजिल नीचे उतरी और उसने फिर प्रोजेक्शन पर कदम रखा। पूर्ववत प्रोजेक्शन पर सरकती वो नेताजी के बेडरूम की खिड़की पर पहुंची। वो खिड़की खुली थी। उसने उसको धक्का दिया, पर्दे को परे सरकाया और भीतर झांका। वो उसके अपने बेडरूम से 1.5 गुना बड़ा बेडरूम था। वहां अतिरिक्त जगह में एक सोफा, एक सेंटर टेबल और कोने में एक राइटिंग डेस्क था जिस पर कंप्यूटर और फैक्स पड़ा था। वहां भी उसके अपने बेडरूम की तरह वॉल टू वॉल कार पेंटिंग थी। गुड। उसने पर्दे को यथास्थान किया, खिड़की पूर्ववत बंद की और वापस लौट पड़ी। अब उसे जरूरत थी 50 मीटर तार की, 2 मिनिएचर लेकिन शक्तिशाली माइक्रोफोन्स की और टेप रिकॉर्डर की। ग्राउंडिंग का स्पूल वाला टेप रिकॉर्डर उसके पास था। तार और माइक्रोफोन्स का उसने इंतजाम करना था। वो काम आसान था, मगर दोबार काम 2 माइक्रोफोन, एक नेताजी के बेडरूम में और दूसरा उसके ऑफिस में, और उनको टेप रिकॉर्डर से जोड़ने वाली तारों को छुपाना था। और उस काम को अंजाम देना रात के निपट अंधेरे में ही मुमकिन था। उसको कॉर्डलेस माइक्रोफोन्स की पूरी जानकारी थी, लेकिन उनकी आवाज का पकड़ने के लिए जो स्पेशल टेप रिकॉर्डर इस्तेमाल होता था, उसको मुहैया कर पाना उसके बस का काम नहीं था। इसलिए तारे बिछाकर पहले से उपलब्ध टेप रिकॉर्डर को इस्तेमाल करना उसकी मजबूरी थी। देखा जाएगा, वो मन ही मन बोली और निर्विघ्न अपने कमरे में लौट आई। जीत सिंह वापस वास्को डिगामा पहुंचा। जो पता उसे पैंडम से हासिल हुआ था, वो लिपोल्डी फ्लोरेंस रोड पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बाजू में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का ऑफिस निकला, जो कि गोदाम भी था, ट्रकों की पार्किंग का ठिकाना भी था और सर्विस स्टेशन भी था। वो एक विशाल सफेद रंग से पुती एक मंजिला इमारत थी, जिस पर ट्रांसपोर्ट कंपनी का बहुत बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ था। टैक्सी पर सवार वो 2 बार उसके आगे से निकला। एक नाइट क्लब डांसर का ऐसी जगह पर क्या काम? उसने सोचा, ऐसी जगह से उसका क्या मतलब? उसने टैक्सी सड़क पर काफी परे रुकवाई और पैदल वापस लौटा। उसने सफेद इमारत के सर्विस स्टेशन वाले हिस्से में कदम रखा। तेल से और ग्रीस से लिथड़े कपड़े पहने और हाथ में पेचकस थामे आदमी उसके करीब पहुंचा। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से जीत सिंह की तरफ देखा। मेरी कार बिगड़ गई है, जीत सिंह बोला। एयरपोर्ट रोड पर खड़ी है। तुम्हारे यहाँ ब्रेकडाउन देखने का कोई इंतजाम है क्या? ये प्राइवेट वर्कशॉप है, जवाब मिला। यहाँ बाहर का काम नहीं होता, खाली इधर की गाड़ियाँ रिपेयर होती हैं। ओह, आसपास कोई और वर्कशॉप है जो ब्रेकडाउन देखती हो? वो सामने महाराजा होटल है, देखा? हाँ। उसके पीछे जो सड़क है उस पर एक मोटर वर्कशॉप है। इस सड़क के सिरे पर जाकर घूमकर पिछली सड़क पर जाना पड़ेगा। उधर पहुंचो, तुम्हारा काम हो जाएगा। शुक्रिया, मेरे को जरा टॉयलेट जाने का था। उस व्यक्ति ने भीतर की तरफ संकेत किया और बोला, पीछे यार्ड में। जीत सिंह यार्ड में पहुंचा। वो बहुत बड़ा अहाता था, जहां 5-6 ट्रक और 2-3 पिकअप वैन खड़ी थी। अहाते की पिछली दीवार के साथ टॉयलेट था। जिधर की वो बढ़ा, उधर बढ़ते वक्त वो बारीकी से इमारत का मुआयना कर रहा था। टॉयलेट में पहुंचकर उसने स्वयं को एक लेवेटरी स्टॉल में बंद किया। उसने रोशनदान से बाहर झांका तो उसे फिर पूरा अहाता और सफेद इमारत का पिछला हिस्सा दिखाई दिया। नहीं, उसके दिल ने गवाही दी, लड़की यहाँ नहीं हो सकती थी। लेकिन उसने अपनी माँ को वहाँ का पता बेवजह नहीं लिखा हो सकता था। जरूर वो पता किसी और पते के बीच का पड़ाव था। उसे वो बात जची। वो लेवेटरी से बाहर निकला और अहाता पार करके वापस वर्कशॉप में पहुंचा। जिस मैकेनिक ने उसे उधर भेजा था, उसने उसका धन्यवाद किया और बाहर सड़क पर आ गया। सड़क पर चलता वो अपनी टैक्सी के करीब पहुंचा। मेरे को कुछ खरीदारी करनी है, वो ड्राइवर से बोला। किसी मार्केट में लेके चल। ड्राइवर ने सहमति में सिर हिलाया और फिर आदेश का पालन किया। जीत सिंह एक लेडीज गारमेंट्स बेचने वाली शॉप में दाखिल हुआ। वहां से उसने लारा रेबेलो के साइज का अंदाजा बताकर एक स्कर्ट और उससे मैच करता टॉप खरीदा। उसने उन कपड़ों की कीमत अदा की और सेल्स गर्ल से बोला, इसको तोहफे के तौर पर पैक करने का है।
सेल्स गर्ल ने सहमति में सिर हिलाया। पर बक्सा जरा बड़ा इस्तेमाल करने का है। सेल्स गर्ल की भवें उठी। बीवी के लिए तोहफा है, मेरे को नहीं मांगता कि पैकिंग से ही उसे अंदाजा हो जाए कि भीतर क्या है, इसलिए इसका बड़ा बक्सा बनाना मांगता है। मैं पैकिंग का पैसा देंगा। नो नीड सर, सेल्स गर्ल बोली। 5 मिनट बाद गिफ्ट पैक हुआ। उसने जो कार्डबोर्ड का डिब्बा उसे सौंपा, उसमें वैसी 6 ड्रेस आ सकती थी। जीत सिंह ने उसका धन्यवाद किया। बाहर आकर एक मार्कर खरीदा और उस पर प्राप्तकर्ता की जगह लारा रेबेलो का नाम और उसका लिपोल्डो फ्लोरेंस रोड वास्को डिगामा का पता लिखा। डिब्बे पर नीचे बाईं ओर भेजने वाले की जगह उसने खाली मिसेस फ्रांसिस्का रेबेलो पेरनेम लिखा। फिर आखिर में टॉप पर हैप्पी बर्थडे लिखा। फिर वो अपने होटल वापस लौटा। तब तक शाम के 8 बजने को थे और वो थक कर चूर हो चुका था। उसने टैक्सी का भाड़ा चुकाया और पूछा, शहर से बाहर ही जाता है या लोकल भी चलता है? लोकल भी चलता है, जवाब मिला। बढ़िया, कल सुबह 10:30 बजे इधर आ जाना। कल सुबह 10:30, उसने दोहराया। हाँ, आएगा। जीत सिंह होटल में दाखिल हुआ और रिसेप्शन पर पहुंचा। उसने रिसेप्शन क्लर्क से कोरियर सर्विस की बाबत दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि कोरियर सर्विस होटल में ही उपलब्ध थी। उसके निर्देशानुसार लॉबी में चलता वो कोरियर सर्विस के काउंटर पर पहुंचा और डिब्बा उसके सामने रख दिया। काउंटर पर बैठी लड़की ने डिब्बा अपनी तरफ सरकाया और उस पर से पता पढ़कर बोली, लोकल डिलीवरी? हाँ, जीत सिंह बोला। अभी टाइम है, लड़की बोली। ये आज ही डिलीवर? नहीं, अब नहीं। थककर चूर हुआ जीत सिंह बोला, आज नहीं, कल सुबह एक खास टाइम पर। यू मीन फिक्स टाइम डिलीवरी? यही बोलते होंगे। मैं ये पैकेट कल सुबह 11 बजे इस पर लिखे पते पर होना मांगता है। 40 रुपीज प्लीज। जीत सिंह ने उसे 40 रुपए अदा किए और रसीद ली। फिर उसने अपने कमरे का रुख किया। खा पीकर 9 बजने से पहले ही वो सोया पड़ा था। रविवार 25 जनवरी 11:15 बजे पिछले रोज वाली टैक्सी पर जीत सिंह लिपोल्डो फ्लोरेंस रोड पर पहुंचा था। ये उसके लिए सुविधा की बात थी कि ट्रांसपोर्ट कंपनी की सफेद इमारत के सामने ही होटल था, जिसकी वजह से उसके सामने किसी टैक्सी का कितना भी देर खड़ा रहना किसी को अजीब नहीं लगता। पिछली रात कई बार उसकी नींद डिस्टर्ब हुई थी, जो कि एक ही सपने ने की थी और जो लारा रेबेलो संबंधित था। सपने में कभी उसे दिखाई देता था कि लारा रेबेलो उसे मिली ही नहीं थी, कभी दिखाई देता था कि मिली थी, लेकिन वो लड़की नहीं थी जिसे उसने बिग बॉस में केकी के साथ देखा था, और कभी दिखाई देता था कि लड़की मिली थी, वो वही लड़की थी, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं जानती थी। सिगरेट के कश लगाता जीत सिंह प्रतीक्षा करता रहा। उसकी निगाह हर क्षण इमारत के वर्कशॉप वाले हिस्से पर टिकी रही, क्योंकि वर्कशॉप ही खुली थी। इमारत का और दरवाजा तो उसके सामने या उससे पहले खुला नहीं था। 11 बज गए। जीत सिंह ने सिगरेट फेंक दिया और वर्कशॉप पर निगाह टिका ली। 2 मिनट बाद स्कूटर पर सवार एक युवक वहां पहुंचा। स्कूटर के पायदान पर लारा रेबेलो के तोहफे वाला गिफ्ट पैक डिब्बा रखा था। उसने स्कूटर खड़ा किया, डिब्बा संभाला और वर्कशॉप में कदम रखा। उसने दरवाजे पर ठिठक कर एक मैकेनिक से बात की। मैकेनिक ने एक शीशे के दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। वो युवक शीशे का दरवाजा खोलकर भीतर गया और 2 मिनट बाद खाली हाथ वापस लौटा। बाहर आकर वो अपने स्कूटर पर सवार हुआ और वहां से रुखसत हो गया। जीत सिंह ने नया सिगरेट सुलगा लिया और इंतजार शुरू कर दिया। तीसरे सिगरेट के दौरान एक गंजा मोटा ठिकना आदमी, जो कि काली पतलून और धारियों वाली लाल शर्ट पहने था, तोहफे वाले डिब्बे को संभाले शीशे वाले दरवाजे से बाहर निकला और बाहर की ओर बढ़ने की जगह भीतर अहाते की ओर बढ़ा। थोड़ी देर बाद खड़क खड़ पिकअप वैन चला था। वो बाहर निकला। वर्कशॉप से बाहर निकलकर उसने वैन को सड़क पर डालने के लिए मोड़ा तो टॉप जीत सिंह ने देखा तोहफे वाला डिब्बा उसके पहलू में पैसेंजर सीट पर पड़ा था। वैन सड़क पर आगे दौड़ चली। जीत सिंह ने टैक्सी ड्राइवर की पीठ को छुआ और बोला, उस वैन के पीछे चल। ड्राइवर ने सहमति में सिर हिलाया। तत्काल टैक्सी स्टार्ट हुई और वैन के पीछे लग गई। 15 मिनट वो सिलसिला चला। किधर जा रहे हैं? एकाएक जीत सिंह ने पूछा। अभी पिच्चू कांसोलियम गया, ड्राइवर बोला। आगे क्या है? मझोड़दा है,
कोलवा है, मरगांव है। बड़ी जगह कौन सी है? मरगांव। मशहूर कोलवा है क्योंकि करीब कोलवा बीच है। काफी फासला खामोशी में कटा। एकाएक पिकअप वैन मेन रोड छोड़कर एक साइड रोड पर घूम गई। अब किधर? जीत सिंह ने पूछा। आगे नेशनल हाईवे है, ड्राइवर बोला। जो दाएं बाजू मुड़े तो सीधा मरगांव जाता है। वैन आखिरकार मरगांव ही पहुंची, जहां एक व्यावसायिक इलाके में एक इमारत के सामने जाकर वो रुकी। रफ्तार कम कर, आगे निकल ले चल, जीत सिंह बोला। ड्राइवर ने आदेश का पालन किया। जीत सिंह के देखते देखते वो आदमी वैन से निकला और तोहफे का डिब्बा संभाले एक इमारत में दाखिल हो गया। रोक, जीत सिंह बोला। टैक्सी के रुकते ही वो कार से बाहर निकला और उस इमारत की तरफ लपका। वो 4 मंजिला इमारत थी और पूरी तरह से रिहायशी जान पड़ती थी। उसके सामने सड़क के पार एक रेस्टोरेंट था। वो उसमें दाखिल हो गया और उसके खुले फ्रंट के करीब की एक टेबल पर जा बैठा। वेटर उसके करीब आया तो उसने बिना निगाह उठाए कॉफी का ऑर्डर दिया और एक सिगरेट सुलगा लिया। अपनी उस पोजीशन से वो सामने की रिहायशी इमारत को तो देख ही सकता था, सड़क के दोनों और काफी दूर तक निगाह भी दौड़ा सकता था। वेटर कॉफी सर्व कर गया। जीत सिंह गनमने भाव से उसकी चुस्कियां लेने लगा। उसने सामने की इमारत को रिहायशी इसलिए समझा था क्योंकि उस पर कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था, जबकि आसपास की इमारतों में नीचे तो दुकानें थी, बाकी मंजिलों पर भी बिजनेस कंपनियों के, बैंकों के, वकीलों के, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बोर्ड लगे हुए थे। बाईं ओर की एक इमारत की ऊपरली 2 मंजिलों पर लगा बोर्ड बताता था कि वो होटल था। तभी गंजा खाली हाथ इमारत से बाहर निकला और अपनी पिकअप की तरफ बढ़ा। जीत सिंह ने अपने स्थान से उठने का उपक्रम नहीं किया। उसकी निगाह गंजे का अनुसरण करती रही। उसके देखते देखते गंजा वैन में वापस सवार हुआ और वैन वहां से रवाना हो गई। वेटर उसके करीब पहुंचा। जीत सिंह ने अपने आधे भरे कॉफी के कप पर निगाह डाली और बोला, ठंडी हो गई, और ला। वेटर उसके लिए कॉफी का नया कप लाया जिसमें से भाप निकल रही थी। मेरे को इधर थोड़ी देर बैठने का है, जीत सिंह बोला। कोई वादा तो नहीं? क्या? कोई प्रॉब्लम? व्हाट प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आधा रेस्टोरेंट तो खाली है, प्रॉब्लम किधर है? ठीक है फिर। वेटर चला गया। जीत सिंह नए कप की कॉफी चुसकने लगा। एक ड्रम जैसा आदमी सामने की इमारत के दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजे तक की 3 सीढ़ियां चढ़ी और कॉल बेल बजाई। थोड़ी देर बाद दरवाजा मुश्किल से 2 इंच खुला। किसी ने झिरी में से उस आदमी को देखा। उस आदमी ने कुछ कहा जिसके जवाब में इतना खुला कि वो भीतर दाखिल हो पाता। फिर उसको पीठ पीछे दरवाजा पूर्ववत बंद हो गया। उसने वेटर को करीब बुलाया। 2 कॉफी का कितना पैसा? उसने पूछा। 20 रुपया, वेटर बोला। जीत सिंह ने उसे 30 रुपए सौंपे। वेटर की भवें उठी। यू वांट 1 मोर कॉफी? उसने पूछा। नहीं, टिप है तुम्हारे लिए। उसकी भवें और ऊंची उठी। फिर उसने थैंक यू बोला। वो, जीत सिंह ने बाहर की तरफ इशारा किया। सामने की इमारत क्या है? इमारत है, वेटर बोला। इमारत तो है, इमारत में क्या है? मालूम नहीं। कौन रहता है उसमें? मालूम नहीं। रिहायशी इमारत है, इतना तो मालूम होगा कि एक ही फैमिली रहती है या कई रहती है? नहीं, नहीं मालूम। ठीक है, नक्की कर। वेटर वहां से हट गया। लारा रेबेलो के नाम का तोहफे वाला डिब्बा वहां जाती तौर पर डिलीवर किया गया था। इसका मतलब था कि वो वहां रहती थी या नहीं रहती थी, वहां पाई जरूर जाती थी। और जो पता उसने अपनी माँ को लिखकर भेजा था, वो तो उसके असल ठिकाने के बीच की एक कड़ी था, जो तोड़ दी जाती तो उससे आगे संपर्क नामुमकिन हो जाता। इसका तो मतलब था कि लारा अगर सामने की इमारत में थी, तो वो अपनी राजी से वहां नहीं थी, यानी कि गिरफ्तार थी। ऐसी लड़की की बाबत वहां जाकर सवाल किया जाता तो माकूल जवाब मिलने का कोई मतलब ही नहीं होता। कौन कबूल करता कि वहां किसी लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ जबरन रोक कर रखा गया था? यही जवाब मिलता कि वहां कोई लारा रेबेलो नहीं रहती थी, या लारा रेबेलो नाम की किसी लड़की को वहां कोई जानता नहीं था। लारा की तलाश में वो जबरन उस इमारत में घुसने की कोशिश करता तो अपने पैरों पर चलकर तो वो वहां से हरगिज नहीं निकल पाता। जमा नुकसान ये होता कि उसकी वो हरकत
दुश्मनों को खबरदार कर देती और लारा को फौरन किसी दूसरी ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जाता जिसकी उसे हरगिज खबर नहीं लग पाती। उसने वेटर को करीब बुलाया। कहीं एसटीडी बूथ है क्या? उसने पूछा। बाहर बाजू में ही है, वेटर बोला। जीत सिंह बाहर निकला। बाजू में एक स्टेशनरी की दुकान थी जिस पर एसटीडी बूथ का फोन लगा हुआ था। उसने वालपोई एडवार्डो को कॉल लगाई। तुरंत उत्तर मिला। वालपोई के बिग डैडी को मेरा सलाम पहुंचे, जीत सिंह बोला। जीत सिंह, तत्काल एडवार्डो की आवाज आई। कहाँ है? इतना दूर भी नहीं हूँ जितना तुम सोच रहे होगे और इतना करीब भी नहीं हूँ कि दौड़कर तुम्हारे सामने जा खड़ा हूँ। कहाँ है? मरगांव में। मरगांव में? तू गोवा में है? हाँ। कैसे पहुंच गया? ये एक लंबी कहानी है। फोन कैसे लगाया? जीते, अगर उस जवाब की वजह से लगाया जो मैंने परदेसी को दिया तो उस वजह से नहीं लगाया। तो मैं परदेश में अकेला हूँ, ना वाकिफ जगह पर हूँ। डैडी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कहाँ? मरगांव में। कब? फौरन। बोल, कुछ भी बोल। इधर मरगांव में तुम्हारा ऐसा कोई वाकिफकार है जो मेरी मदद कर सके? ऐसे मदद कर सके जैसे तुम करीब होते तो बेहिचक करते। मैं करीब हो जाता हूँ जीते। मरगांव वालपोई से इतना दूर तो नहीं। 150 किलोमीटर के करीब फासला मैं टैक्सी से। नहीं डैडी, काम ऐसा है कि इंतजार नहीं कर सकता। तो काम की किस्म तो बता। मरगांव में मेरे बहुत वाकिफ हैं। तेरे काम की किस्म के हिसाब से मैं तेरे को कोई जना सुझाऊंगा ना। कोई ऐसा जना सुझाओ जो इधर के हर ठिये को जानता हो। ठिया? धंधे का ठिकाना, बाइयों का ठिकाना। ओ, यू मीन कैट हाउस। मेरे को अंग्रेजी नहीं आती बाप, पर मैं समझ गया तेरी बात, तेरी जरूरत। एक नाम और नंबर नोट कर। बोलो। नाम सदा आरवाड़ी, नंबर 22324। उसको मेरा नाम लेना, जो बोलेगा करेगा, ना करे तो उसके सामने मेरे को फोन लगाना। ओके? ओके। और मिलके जाना, ऐसे ही ना गोवा छोड़ जाना। ठीक है। उसने फोन का संपर्क काटा और फिर बूथ ऑपरेटर को वो लोकल नंबर डायल करने को बोला। संबंध स्थापित हुआ तो ऑपरेटर ने उसको इशारा किया। हेलो, जीत सिंह अपने हाथ में थामे रिसीवर के माउथपीस में बोला। सदा आरवाड़ी से बात करने का है। बोलता है सदा आरवाड़ी, जवाब मिला। मेरा नाम बद्रीनाथ है, वालपोई वाले एडवार्डो का फ्रेंड हूँ। वही मेरे को तुम्हारा नाम और टेलीफोन नंबर बोला। कोई वादा नहीं, बिग डैडी ऐसा किया तो ठीक किया। क्या मांगता है? मैं इधर परदेसी है, इसलिए तुम्हारी मदद मांगता है। नाम क्या बोला? बद्रीनाथ। किस लाइन में है? मुश्किल सवाल है। जवाब तो आसान होगा। जवाब मुश्किल है, तभी तो सवाल मुश्किल है। अगर बिग डैडी की शागिर्दी में है तो मेरे को अंदाजा किस लाइन में है। जीत सिंह खामोश रहा। काम क्या है? बिग डैडी बोला कि तुम्हारे को इधर बाइयों के हर ठिकाने की खबर। बाई मांगता है क्या? मांगता नहीं है, ठिकाने की जानकारी मांगता है। टूरिस्ट टाउन है, करीब फेमस कोलवा बीच है। इधर ऐसे ठिकानों का क्या तोड़ा है? ठीक। अभी किधर से बोलता है? सड़क का नाम नहीं मालूम, कोई मार्केट है, काफी बिजी। बोलता किधर से है? इधर एक पीसीओ से। बूथ वाले से नाम पूछो। जीत सिंह ने पूछा और फिर आगे बोला। सेंट एंथनी चर्च रोड। वो माउथपीस में बोला। इधर मेरे सामने कमर्शियल इमारतों में खाली एक रिहायशी इमारत है। बाएं बाजू में होटल है, टॉप की 2 मंजिलों पर। होटल सिल्वर स्टार। हाँ, मेरे को इस ठिये की खबर। काफी महंगा ठिया है, 2000 से 5000 तक चार्जेस है। डीनो पाब्लो बढ़िया क्लीन माल की गारंटी करता है। डीनो पाब्लो कौन साहब? जो वो ठिया चलाता है। खुद मालिक है क्या? मालिक किधर बोला मैं? बोला ठिया चलाता है। मैनेजर है क्या? हाँ। कैसा आदमी है? खतरनाक, मवाली, हिस्ट्री शीटर, कई केस हैं उस पर डरता नहीं, खौफ नहीं खाता। कोई कस्टमर गलाटा करे तो? पहले तो ऐसा कभी होता नहीं,
होता है तो पाब्लो संभालता है। बहुत सेफ जगह है, सबको मालूम, सब टैक्सी वालों को मालूम। कस्टमर गुड क्लीन छोकरी मांगता है तो उधर ही पहुंचाता है, कमीशन मिलता है। कुछ टैक्सी वाले तो भाड़े से उतना नहीं कमाते जितना कमीशन से कमाते हैं। ऐसे ठिये पर तो पुलिस भी मेहरबान रहती होगी। हाँ, लेकिन अभी लोकल थाने के पुराने एसएचओ का तबादला हो गया है और उसकी जगह गडकरी नाम का जो नया एसएचओ आया है वो बोलता है कि वो प्रोस्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि इससे उस टूरिस्ट टाउन का इमेज बिगड़ता है। भाव बढ़ाना मांगता होगा साहब। अभी पक्का नहीं है, क्योंकि उस ठिये पर एक बार रेड डाल चुका है। ठिया फिर भी चालू है क्या? हाँ, क्योंकि एसएचओ ही तो नया है जो कड़क बोल के दिखाता है, बाकी स्टाफ तो वही पुराना है। अकेला एसएचओ तो रेड नहीं डाल सकता। जब तक स्टाफ को तैयार करता है, कोई पाब्लो को फोन लगा आता है। नतीजा ये होता है कि जब तक पुलिस पार्टी वहां पहुंचती है, तब तक वहां कुछ भी नहीं होता और पाब्लो उल्टा पुलिस पर बरस कर दिखाता है। पुलिस चली जाती है तो लड़कियां फिर आ जाती हैं और फिर चालू हो जाता है। ओह, धंधा टैक्सी वालों के दम पर ही चलता है? नहीं, फोन से भी चलता है। रेगुलर्स फोन करके आते हैं। क्या तुम्हें फोन नंबर मालूम है? हाँ, 21894। जीत सिंह ने नंबर नोट किया। ठिये की बाबत इतने सवाल किस लिए? आरवाड़ी की आवाज आई। तुम्हारा मौज मस्ती का इरादा तो नहीं जान पड़ता? नहीं भाई। कोई गलाटा करने का है क्या? करने का नहीं है, पर हो सकता है। इस वास्ते एक मजबूत दमदार जोड़ीदार मांगता है। बिग डैडी मेरे को बोला नहीं, बाप पिलपिल है या भीतर है कुछ? है कुछ, बल्कि बहुत कुछ। साला वॉल में चांपा मारे तो होल गिरा देगा। मेरे पिटने की नौबत आ गई तो बचा लोगे क्या? 20-30 का तो नहीं बोलता, 5-7 से बचा लूंगा। पाब्लो से बचा लोगे? आराम से। तो फिर मेहरबानी करो, बिग डैडी के नाम पर मेहरबानी करो। कि कहाँ पहुंचूं? कब पहुंचूं? यहीं ठिये के सामने पहुंचो और जितनी जल्दी हो सके पहुंचो। आधा घंटा। ठीक है, पर मैं तुम्हारे को पहचानेगा कैसे? बद्री नाम बोला ना अपना? हाँ, बद्री। आधे घंटे बाद उस ठिये के सामने सड़क पर जो दारा सिंह जैसा बना वीर मराठा दिखाई दे, वो मैं। बढ़िया, वेट करता है। जीत सिंह ने संबंध विच्छेद कर दिया। वो बूथ से निकला और वापस सड़क पर पहुंचा। सड़क के सिरे पर एक क्रॉस रोड थी, जिस पर चलता वो पिछवाड़े की गली में पहुंचा। वो गली कोई ज्यादा चौड़ी नहीं थी और सुनसान पड़ी थी। वो ठिये वाली इमारत के पिछवाड़े से गुजरा तो पाया कि उधर का दरवाजा मजबूती से बंद था और उधर जो इक्की दुक्की खिड़की थी वो भी बंद थी और उस पर चिक पड़ी हुई थी। वो गली के सिरे पर पहुंचा तो पाया कि वो आगे से बंद थी, लिहाजा कोई पिछवाड़े से इमारत से बाहर निकलता तो गली से बाहर आने के लिए क्रॉस रोड की तरफ ही बढ़ता। वो गली से निकलकर ब्लॉक का घेरा काट कर फिर सामने मेन रोड पर पहुंच गया। वहां वो फिर रेस्टोरेंट में आकर बैठ गया और सिगरेट के कश लगाता प्रतीक्षा करने लगा। वेटर उस बार उसके करीब नहीं फटका। उसके तीसरे सिगरेट के दौरान एक फिएट कार वहां पहुंची और फुटपाथ से लगकर खड़ी हो गई। भीतर से जो व्यक्ति बाहर निकला वो टाइट जीन्स और स्लीवलेस टी शर्ट पहने था और वो WWF के फाइटर्स जैसा बना हुआ था। फुटपाथ पर ठिठक कर उसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। जीत सिंह उठा और उसके करीब पहुंचा। बिग डैडी का पट्टा, वो धीरे से बोला। उसने घूमकर जीत सिंह की तरफ देखा और फिर बोला, हाँ वही, तुम भी? हाँ। बद्री? हाँ। अब क्या मांगता है? अभी मैं तुम्हारे सामने ठिये के फोन पर कॉल लगाता हूँ, खुद ही समझ जाओ कि क्या मांगता है। ठीक है। जीत सिंह ने पीसीओ से ठिये के नंबर 21894 पर कॉल लगाई। तत्काल उत्तर मिला। यस, कोई पुरुष स्वर सुनाई दिया। पाब्लो से बात करने का है। जीत सिंह अपने स्वर में घबराहट पैदा करता फुसफुसाते स्वर में बोला, जल्दी। मैं पाब्लो बोलता है। क्या है? डिनो पाब्लो? हाँ, अब अपना भी तो कुछ बोल। थाने का नया एसएचओ गडकरी तुम्हारे ठिये पर रेड डालने की तैयारी में है। आधा घंटा है तुम्हारे पास। तुम कौन?
जीत सिंह ने लाइन काट दी और आरवाड़ी से बोला, आओ। क्रॉस रोड पर से ब्लॉक का घेरा काट कर वो पिछवाड़ी की गली के दहाने पर पहुंचा। दहाने के सामने सड़क से पार एक बुक स्टॉल था, जिसकी शो विंडो में झांकने का बहाना करता जीत सिंह शीशे में प्रतिबिंबित भीतर गली में निगाह दौड़ाता रहा। क्या होने का है? आरवाड़ी सस्पेंस भरे स्वर में बोला। अभी देखना। वो पिछवाड़े से निकलेंगे क्या? उम्मीद तो यही है। फिर ठिये वाली इमारत का पिछवाड़े का दरवाजा खुला और गली में पहली लड़की ने कदम रखा। स्कर्ट ब्लाउज पहने वो लड़की खामोशी से गली में आगे बढ़ी। वो जरा ही आगे निकली थी कि पीछे एक और लड़की ने गली में कदम रखा। फिर दो ने, फिर दो और ने। सब यूं तेज कदमों से गली में चल रही थी जैसे असल में दौड़ के निकल जाना चाहती हो। फिर आखिरी दो लड़कियों के पीछे एक लड़की ने और एक आदमी ने गली में कदम रखा। जीत सिंह तब शीशे में अक्स देखता ही नहीं रह सका। वो घूमा और उसने सीधे गली में निगाह डाली। वही कद काठ, वही फिल्म स्टार्स जैसे खूबसूरत नयन नक्श, वही डाई से रंगी चेहरे पर लहराती लाल लट। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कोई फर्क था तो ड्रेस में। बिग बॉस में केकी के साथ वो काली डेनिम की जींस और लाल ब्लाउज में थी। उस घड़ी वो लंबी स्कर्ट और स्कीवी पहने थी। वो गली के दहाने पर पहुंची तो उसे उसकी नीली पुतलियों का भी आभास मिला। उसके साथ उसकी कमर में हाथ डाले चलता आदमी आरवाड़े से भी सवाया था। लड़की यकीनन लारा रेबेलो थी। तब तक बाकी लड़कियां इधर उधर तीतर बीतर हो चुकी थी। जीत सिंह तेजी से आगे बढ़ा और ट्रैफिक के बीच में से सड़क पार करने की कोशिश करने लगा। पहाड़ जैसा आदमी और लारा अब चौराहे से विपरीत दिशा में फुटपाथ पर चले जा रहे थे। चले क्या जा रहे थे? चल तो सिर्फ आदमी रहा था, लड़की तो उसके साथ घिसट रही थी। तभी जीत सिंह सड़क पार करने में कामयाब हो गया। वो लपक कर उनके सामने जा खड़ा हुआ। हेलो लारा, वो मुस्कुराता सा बोला। लड़की ठिठकी। खाली खाली निगाहों से उसने जीत सिंह की तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहचान के कोई भाव नहीं आए। पहचान के क्या, कैसे भी कोई भाव नहीं आए। वो हुमकती चुलबुलाती जवानी से भरपूर वैसी मौज बहार लड़की जरा भी नहीं लग रही थी जैसी उसे वो बिग बॉस में लगी थी। वो तो तब से मोम की बेहिस गुड़िया बन गई थी। उसके साथ के आदमी के चेहरे पर उलझन के भाव आए। फिर उसके मुंह से निकला, क्या मांगता है? छोकरी मांगता है। और क्या मांगता है? जीत सिंह सुसंयत स्वर में बोला, मेरे को बड़ा बटाटा ने भेजा, छोकरी को उसके पास वापस ले जाने का है। उसने लारा की कमर से हाथ निकाल लिया और उसे अपने पीछे कर लिया। मैं तुम्हारे को नहीं जानता, वो सख्ती से बोला। बड़ा बटाटा को तो जानता है ना, यही काफी तेरे वास्ते। इधर कर छोकरी को। उसने लारा की तरफ हाथ बढ़ाया तो उस आदमी ने उस पर घूंसा चला दिया, जिसकी चपेट में आते ही जीत सिंह बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पाया। उसके दोबारा वार करने पाने से पहले आरवाड़ी उन दोनों के बीच में आ गया। इधर बाप इधर, वो बोला। इधर मैं है ना तेरे साइज का? वो आदमी ठिठका। तू छोकरी को लेके निकल, आरवाड़ी जीत सिंह से बोला। मैं देखता है इसे। सहमति में सिर हिलाते उस आदमी से थोड़ा परे से चलते उसने लारा की तरफ कदम बढ़ाया। उस आदमी ने घूंसा चलाया। आरवाड़ी ने उसका हाथ रास्ते में ही थाम लिया और दूसरे हाथ में घूंसे का भरपूर प्रहार उसके पेट में किया। उस एक ही वार ने उस आदमी की पोल खोल दी कि वो खोखला पहाड़ था। उसके मुंह से यूं सिसकारी निकली जैसे गुब्बारे में से हवा निकली हो। उसका जिस्म दोहरा हुआ और वो एक कदम पीछे को लड़ खड़ाया। आरवाड़ी का दूसरा वज्र प्रहार उसकी ठोड़ी से टकराया। उसके पांव उखड़ गए और वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। वो नजारा देखते राहगीर ठिठकने लगे। जीत सिंह ने लारा की कलाई थामी और आंदोलित स्वर में बोला, चलो। कहाँ? वो व्याकुल भाव से बोली। बड़ा बटाटा के पास। बोला तो? कौन? शायद वो बड़ा बटाटा के फेमस नाम से नहीं वाकिफ थी। दिलीप भालेकर के पास, वो बोला। ओह, तत्काल वो उसके साथ चल दी। जीत सिंह उसे तेजी से चलाता उस तरफ ले चला जिधर वो अपनी टैक्सी छोड़कर आया था। मवाली लोग, पीछे कोई चिल्ला रहा था, रोड पर फाइट करता है, somebody should call the police।